हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक के ऑब्जेक्टिव देख चुके थे। तो जो उन लोग नहीं देखे वो पिछले वीडियो में जाके नंबर 3 तक के ऑब्जेक्टिव को देख ले। आज हम लोग चौथा नंबर शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। बोलता है इफ nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 7n-4 देन कॉमन डिफरेंस इज। आज सवाल में दिया है nth टर्म दे रखा है, तो nth टर्म का क्या मतलब होता है। ये सवाल एक्चुअली में चैप्टर 5 से है जिसका नाम है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी से सवाल आपके एग्जाम में रहेगा, वही एपी का ये सवाल है। nth टर्म का मतलब होता है an। तो an कितना दिया हुआ है मेरा 7n-4 इतना दिया हुआ है। एपी का nth टर्म कितना दिया हुआ है 7n-4। आपको बोलता है डी निकालिए, डी कितना होगा डी फाइंड करिए। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या हुआ डी, डी निकालना है। और डी निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, वो है a2 माइनस a1। तो अगर हमको डी निकालना है तो हमको a2 भी निकालना होगा और a1 भी। फिर a2 में से a1 को घटा देंगे तो वही मेरा डी होगा। तो चलिए a2 कैसे निकालेंगे। तो a2 कैसे निकलेगा, an दिया है तो अगर कोई बच्चा n के जगह में 2 रख दे तो उसको a2 नहीं मिल जाएगा। कितना आसानी से, देखिए n के जगह में क्या रख देंगे केवल 2, तो क्या मिल जाएगा a2। ठीक है, तो हम लोग करते हैं पुटिंग n इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, n बराबर 2 हम पुट किए तो क्या मिला a2, a2 कितना हो गया 7। तो n के जगह में 2 रख रहे हैं तो जहां जहां n दिखेगा हर जगह 2 रखना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 रखे यहाँ छोड़ दिए। यहाँ n दिखा तो 2 रखे, तो यहाँ भी n में कितना रखना होगा 2। तो 7 इंटू 2 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 14 माइनस 4, इसका मतलब 10। a2 निकल गया। अब क्या जरूरत पड़ रहा है a1 का, तो n बराबर क्या पुट किए 1। तो n बराबर 1, तो ये an क्या बन जाएगा आज a1, और ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 माइनस 4 मतलब 7 माइनस 4 मतलब 3। तो हमको निकालना है डी, तो डी अभी फॉर्मूला लिख दिए हैं बोर्ड पे। डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 मतलब 10 माइनस 3 7। तो मेरा आज कॉमन डिफरेंस निकल गया 7, ऑप्शन ए सही होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि अगर मेरा nth टर्म लीनियर पॉलिनोमियल है n में, तो सिंपल सा n का कोफिशिएंट ही d होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया और ऐसा सवाल अगर आ गया एग्जाम में, तो इतना याद रखिए कि कॉमन डिफरेंस हमेशा n का कोफिशिएंट होगा। जैसे आज यहाँ n का कोफिशिएंट कितना था 7, इसीलिए आंसर भी क्या आया 7। लेकिन मान लीजिए यही सवाल बदल के एग्जाम में दे देगा nth टर्म है -3n+4, तो बताइए इसका d क्या होगा। तो बनाने का भी जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा n का कोफिशिएंट ही d हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा -3, सही बोले। अगर हम nth टर्म ले लिए 7n-4, तो बताइए इसका इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा। सही बोले, n का कोफिशिएंट क्या है -7, इसका मतलब इसका -7 होगा कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये नहीं समझ आया तो सिंपल याद रखिए कि n का कोफिशिएंट ले लेना है, वही मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, 5वां नंबर सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि 5वां नंबर क्या कहता है। 5वां नंबर कहता है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ ए स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। दो चीज है, एक राइट सर्कुलर कोन है और एक स्फीयर है। तो हम लोग बना लेते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन ऐसा दिखता है, ये क्या है राइट सर्कुलर कोन। और एक बना लेते हैं स्फीयर। स्फीयर कुछ इस तरह का दिखता है। स्फीयर मतलब बॉल समझ सकते हैं, ये देखिए ये स्फीयर एक बना ली। ठीक, अब क्या बोलता है दोनों का, इसका बेस का रेडियस दिया हुआ है, बेस का सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। तो ये है बेस, इसके सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक 5 है। और इसका भी बोलता है उतना ही दिया हुआ है रेडियस, तो इसका आर कितना है 5 सेंटीमीटर।
इसका भी रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो बोलता है राइट सर्कुलर कोन का हाइट निकालिए, ये वाला ये निकालने बोलता है, ये हाइट एच कैसे निकलेगा। तो ये बहुत आसान है, ये आपका चैप्टर 13 से है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है, उसी से ये सवाल है। तो क्या करना है, सो देखिए बोलता है कि दोनों का कोन का बेस का रेडियस 5 है और स्फेयर का रेडियस 5 है। एक बात और बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन को हम लोग लिखते हैं VC से, मान लेते हैं VC किसको डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ कोन, किसके बराबर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो ले लेते हैं, जो दिया है उसी से आपको आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट होगा, जो दिया है उसी से काम आगे बढ़ाना है। तो कोन का वॉल्यूम किसके बराबर दिया है, स्फीयर के वॉल्यूम के, तो दोनों बराबर लेके चलना पड़ेगा। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन याद होगा आपको कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बिना याद के काम नहीं चलेगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। देख लिए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, दोनों का रेडियस सेम है इसीलिए आर आर हम लिखे तो चला, लेकिन मान लीजिए एग्जाम में अगर दोनों का रेडियस अलग अलग दिया रहेगा तो यहाँ आर लिखे हैं तो यहाँ भी सेम आर आप नहीं लिख सकते, यहाँ आर डैश यूज करिए या R1 यूज करिए, कैपिटल आर यूज करिए, जो करना है करिए, लेकिन सेम नहीं कर लीजिएगा। तो अब हमको देखना है, जो कटेगा काट देना है, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर यहाँ 2 गो मल्टीप्लाई में है, यहाँ 3 गो है तो 2 गो कट गया, तो एच क्या बचा, केवल एच बराबर 4r। और रेडियस तो हमको पता है कितना है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो एच बराबर कितना निकल गया, 20 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर बी सही होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। छठा नंबर सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है छठा। बोलता है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा इज। तो अगर tan थीटा का वैल्यू 5/2 है तो इसका वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो ये चैप्टर की कितना से है, चैप्टर 8 से है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री से है। तो ध्यान देना है, ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा अच्छा सवाल इससे बनता है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे सोचना है। एक तो मेथड है, इसको 2 मेथड से हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। मेथड 1 देखिए, मेथड 1, मेथड 1 क्या कहता है, हम लोग जानते हैं कि अगर tan थीटा 5/2 है तो हम आसानी से साइन भी निकाल सकते हैं और कॉस भी निकाल सकते हैं। तो साइन कॉस निकाल कर पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मेथड 1 देखते हैं कैसे बनाना है। तो हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू 5/2 है, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। P/B, तो हम कह सकते हैं यहाँ से P बराबर 5K और B बराबर 2K। K लेना बहुत जरूरी है, K नहीं लेते हैं तो वो गलत हो जाएगा, आंसर भले मैच कर जाएगा लेकिन रूल के अनुसार वो गलत हो जाएगा। तो P बराबर 5K, B बराबर 2K ले लिए। तो अब H घट रहा है, H निकालेंगे पाइथागोरस से, तो H बराबर क्या होता है, √P² प्लस B²। तो ये कितना हो जाएगा, √5K का स्क्वायर प्लस 2K का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √25K² प्लस 4K² बराबर √29K, इतना हो जाएगा। तो H निकल गया, तो अब हम साइन थीटा निकाल सकते हैं। साइन थीटा कितना होता है, P/H। P कितना है 5K और H कितना है √29K, K कट गया, 5/√29। और cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा होता है B/H, तो B कितना दिया हुआ है 2K और H कितना निकाले हैं √29K, K कट गया, 2/√29। तो मेरा साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, तो क्या निकालने बोला है, हमको निकालने बोला है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बट्टा 4 sin थीटा माइनस cos थीटा का आंसर। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, 4 sin थीटा के जगह क्या रखना है, 5/√29, तो 5/√29 प्लस cos थीटा के जगह हम कितना 2/√29,
तो 4 साइन थीटा की जगह कितना 5/√29 माइनस 2/√29। अब देख रहे होंगे ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा √29, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 22 नीचे कितना हो जाएगा 18/√29। अब ये पलटी करेंगे, ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 22/√29 इंटू √29/18। रूट ये कट गया, 2 से कट गया, 2 9 जा 18, 2 11 जा 14, तो कितना आंसर आया 11/9। तो क्या मेरा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन ये देखिए ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ये फंडामेंटल है लेकिन थोड़ा लेंदी है। क्यों? क्योंकि हम लोग को बताया गया है कि टेन थीटा अगर दिया है तो साइन कॉस सब निकाल सकते हैं और उसको पुट करके आंसर ला सकते हैं, तो ये फंडामेंटल हुआ, लेकिन ये थोड़ा लेंदी भी है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा देखते हैं मेथड। मेथड 1 देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ आ गया होगा। तो अब मेथड 2 देखते हैं कि मेथड 2 कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मेथड 2 से मेथड 2 देखिए, उसको हम लोग M2 लिख लेते हैं। M2 मतलब मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है? सो देखिए, अगर हमको पता है 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, और अगर हमको पता है टेन थीटा कितना है 5/2, तो हम क्या कोशिश करेंगे सबको 10 में बदलने का, कि अगर ये मेरा पूरा इक्वेशन 10 के जैसा खाली दिखेगा तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ये वाला इंफॉर्मेशन। तो 10 यहां बनाना है सबको। ठीक, 10 कैसे बनेगा? तो सिंपल सा, अगर हम न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड दे दे तो ये कोस से डिवाइड दे दे तो साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा 10, और ये हो जाएगा 1, ये भी 10, ये हो जाएगा 1। तो पूरा मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या में दिखेगा 10 में दिखेगा, फट से आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय क्या चीज कॉस थीटा। कॉस थीटा डिवाइड देंगे, दोनों में डिवाइड होगा, साइन में भी होगा कॉस में भी होगा। तो साइन को जब कॉस से देंगे तो क्या बन जाएगा 4 tan थीटा, और कॉस से कॉस को देंगे तो 1, नीचे क्या बन जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1। अब देखिए कितना आसान हो गया, tan थीटा की जगह क्या रख सकते हैं 5/2 रख दीजिए, तो हो गया 4 × 5/2 प्लस 1, नीचे हो गया 4 × 5/2 माइनस 1। तो 2 से कट गया, 2 दूना 4, 10 प्लस 1 11, और 2 से कट गया 2 दूना 4, 5 दूना 10 और 1 घट गया तो 9। तो कितना आ गया? इससे भी आंसर मेरा 11/9 ही आया, लेकिन ये जल्दी बना, इसमें टाइम नहीं लगा। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज यही करना है कि जो मेरा एक्सप्रेशन है उसको टेन थीटा में दिखा देना है। तो टेन थीटा में हम दिखाए कैसे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से भाग दे दिए और आसानी से मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आइए देखते हैं ये क्या कहता है। बोलता है इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट ए पॉइंट P ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट O। If angle TPQ equal to 110 डिग्री, then angle POQ is कितना होगा? तो देखिए सर्कल, ये सवाल कर रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट P है, वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, देख रहे होंगे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। ठीक, अब बोलता है कि एंगल TPQ, तो TPQ ये वाला पूरा एंगल कितना दे रखा है 110 डिग्री, ये वाला पूरा एंगल कितना दिया है 110 डिग्री। तो आपको पूछता है एंगल POQ बताइए, POQ ये वाला एंगल निकालने बोलता है, ये वाला एंगल निकालने बोल रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क यही निकालना। तो ये हमको निकालना है, ये हम मान लेते हैं x। ठीक, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे ये चैप्टर 10 सर्कल का है सवाल, सर्कल से है ये सवाल, और ये बहुत आसान है। यहाँ पे एक थ्योरम यूज करना है, वो थ्योरम याद करिए कि अगर कोई टेंजेंट है, ठीक, और अगर हम रेडियस ड्रॉ किए तो टेंजेंट और रेडियस के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का बनता है। ये बात एकदम ध्यान में रखना है, यही थ्योरम यहाँ यूज होगा।
ठीक। रेडियस और टेंजेंट के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट है और ओपी क्या है? रेडियस। तो ओपी और इस टेंजेंट के बीच कितना डिग्री बनना चाहिए? 90। मतलब ये वाला छोटा सा एंगल कितना होना चाहिए? 90, ये वाला। और टोटल दिया हुआ है 110, तो ये 90 है, तो इसको कितना होना चाहिए? 20। क्योंकि 90 और 20 मिला के ही ना टोटल कितना निकल जाएगा? 110। तो ये छोटा वाला कितना होगा एंगल? 20, और ये वाला 90, तो टोटल हो जाएगा 110। तो इस ट्रेंगल में देखिएगा, ओ पी क्यू ट्रेंगल में, ओ पी क्यू कैसा ट्रेंगल है? रेडियस बराबर है तो कैसा ट्रेंगल होगा? आइसोसेलेस। तो ये दोनों इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रेंगल है। तो ये अगर 20 है तो ये भी कितना होगा? 20 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रेंगल है। तो ये 20 तो हो गया कितना? 20 20 40। और टोटल कितना होता है ट्रेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो 40 ये है, तो x तो कितना होना होगा? 140 डिग्री। तो आज हमको मिल गया एंगल पी ओ क्यू कितना? 140 डिग्री। तो एंगल ऑप्शन सी सही है, 140 डिग्री। कैसे निकालें? तो बहुत आसानी से है। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, एंगल टी पी ओ प्लस एंगल कौन सा? ओ पी क्यू। एंगल ओ पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री। ये दोनों को जोड़ के ही ना 110 बनेगा। अब ये कितना है? ये है 90 डिग्री। क्यों? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। 90 प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 110। तो एंगल ओ पी क्यू कितना? ये 20। जब ओ पी क्यू 20 है तो मेरा एंगल ओ क्यू पी भी 20 होगा। देयरफॉर बीच वाला एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 40, 140 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया 140 डिग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं। 8वां नंबर सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखते हैं 8वां नंबर सवाल क्या कहता है। बोलता है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस इतना एंड इतना इज। बोलता है किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस ये और ये होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? कि इफ जीरोस आर गिवन, ये चैप्टर कितना से है? चैप्टर 2 से है, पोलिनोमियल से है। ये सवाल चैप्टर 2 का है, पोलिनोमियल। उसमें आप पढ़े भी होंगे कि अगर अल्फा बीटा जीरोस दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दोनों जीरोस दिया हुआ है, कितना? माइनस रूट ओवर 5/2 और रूट ओवर 5/2। अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूपी क्या होगा डायरेक्ट? तो वो हम लोग लिखते थे, याद करिए, के, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये डायरेक्ट सूत्र लिख ही लीजिएगा, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि अगर अल्फा बीटा दिया है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? ये दोनों। तो पहले हम लोग के रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ना है। तो देखिए दोनों सेम सेम चीज है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो जुट के क्या हो जाएगा? जीरो। अगर 3 प्लस में और 3 माइनस में जोड़ने दे दें तो क्या हो जाएगा? घट के जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? जीरो। तो ये हो गया 0x। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? दोनों रूट में है तो रूट हट जाएगा क्योंकि सेम सेम चीज है। और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो हो जाएगा -5/2, -5/2। तो के एक्स स्क्वायर -5/2 हो जाएगा। अब हमको देखना है कि जो डिनोमिनेटर में है, जैसे डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम क्या से गुना कर दें? इसको 2 से गुना कर दें। तो के की जगह में क्या रख देंगे? 2। तो के बराबर जब 2 रखेंगे तो 2x स्क्वायर -5/2। तो ये 2 मल्टीप्लाई हुआ, अंदर चला गया, तो 2x स्क्वायर -10 हो गया। तो 2x स्क्वायर -10 हो गया। यहाँ पे
थोड़ा सा लग रहा है गड़बड़ी। यहाँ पे 2x² माइनस 10 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेरा आंसर होगा, लेकिन मेरा ऑप्शन में तो नहीं है 2x² माइनस 10। तो देखिए 2x² माइनस 10 नहीं है, लेकिन मेरा 8x² माइनस 20 है। तो ये कैसे होगा? सो देखिए अगर हम लोग इसको क्या करें, सो देखते हैं। के जगह में अगर हम क्या रख दे, हम अगर 8 रख दे 8, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। के कांस्टेंट है, कुछ भी आप रख सकते हैं के जगह, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी, 4 भी। तो आज अगर हम के जगह 8 रख दे, तो 8 रख देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, 8x² माइनस 8 इंटू 5/2, तो 2 4 जा 8, तो हो गया 8x² माइनस 20। तो मेरा आंसर हो गया। के जगह हम क्या रख देने से, 8 रख देने से मेरा आंसर आ गया। तो ये ऑप्शन हो गया बी मेरा सही। ठीक, तो पिछले ये क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग मेथड 1 देखे, जो एक प्रोसेस हम लोग का बुक में दिया हुआ है, उसके अनुसार हम लोग सॉल्यूशन किए। लेकिन एक और मेथड है जिसको हम लोग मेथड 2 कहते हैं। मेथड 2 कैसे बना सकते हैं उसको, ठीक। तो हम लोग हर एक इक्वेशन का रूट निकालेंगे और देखेंगे कि किसका रूट किसका जीरोज ये दोनों होगा। हर एक पोलिनोमियल का क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे और देखेंगे किसका आंसर ये दोनों होगा। जिसका आंसर होगा वही वाला मेरा पोलिनोमियल होना चाहिए। तो ये वाला देखिए, याद रखिए कि अगर जीरोज एगो प्लस और एगो माइनस सेम सेम दिया है, तो कभी भी उसका x का कोफिशिएंट नहीं रहेगा, x का कोफिशिएंट x वाला टर्म 0 रहेगा। ये बात ध्यान में रखना है कि अगर रूट्स दोनों जीरोस दोनों सेम है, खाली बस उसका एगो प्लस में है और एगो माइनस में है अगर, तो कुछ नहीं होगा, x का कोफिशिएंट वाला टर्म ही नहीं रहेगा। तो इसको चेक करना नहीं है, इसको भी चेक नहीं करना है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। तो इसका जीरोस निकालते हैं। तो इसका जीरोस निकालने के लिए इसको क्या से इक्वेट करना होगा, 0 से। तो 0 से इक्वेट कर दिए। अब ये चला गया उधर, तो 8x² इक्वल टू 20, तो x² इक्वल टू 20/8 मतलब 5/2, 5/2 हो गया। तो x स्क्वायर हटेगा तो रूट कैसा रूट, प्लस माइनस 5/2। तो इसी से आया मेरा प्लस माइनस रूट 5/2, तो इसीलिए मेरा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखते हैं क्या बोलता है। कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन। टोटल 45 ऑब्जर्वेशन है, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज, तो आपको मीडियन क्लास खोज कर उसका अपर लिमिट निकालना है। तो उसका अपर लिमिट क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं मीडियन क्लास खोजने के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सीएफ जिसको कहते हैं, सीएफ। तो क्लास इंटरवल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये मेरा क्या है, क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी कितना कितना है, ठीक, यहाँ 6 होगा, 5 9 15 10 6, ये मेरा फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है सारे फ्रीक्वेंसी का सम करते जाना है, स्टेप वाइज बढ़ते जाना है। जैसे इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो कुछ जुटेगा नहीं, तो 5 का 5 रहेगा। अब ये वाले फ्रीक्वेंसी से पहले 5 और फ्रीक्वेंसी था, 5 फ्रीक्वेंसी और था, तो ये दोनों को जोड़ देना है या इसको जोड़ देना है। तो 9 और 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 14, तो यहाँ लिख देना है 14। अब जो ये दोनों को जोड़ने के बाद ये वाला थर्ड पे पहुंचे फ्रीक्वेंसी पे, तो ये तीनों को जोड़ देना है। मतलब इससे पहले जितना है उसको जोड़िए, कोई है ही नहीं तो 5 ही रहेगा। इससे पहले सबको जोड़िए, इसको और इससे पहले वाले को जोड़िए, 9 और 5 14 हो गया। फिर 15 और 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, फिर 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45।
तो याद रखिए जितना टोटल ऑब्जर्वेशन होगा उतना ही मेरा सीएफ के लास्ट में भी आना चाहिए, ये पहचानने का तरीका है। 45 था तो 45 आया, इसका मतलब सही है। अब क्या करते हैं, मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करा जाता है, मीडियन क्लास एमसी कैसे डिसाइड करते हैं। तो मीडियन क्लास डिसाइड करने के लिए आपको टोटल फ्रीक्वेंसी कितना ही पता होना चाहिए। तो टोटल फ्रीक्वेंसी यही है 45, तो समेशन एफ आई कितना है 45, जिसको हम लोग एन भी कहते हैं, एन भी, एन है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एन 45 है, तो एन अपॉन 2 पहले करेंगे, एन का आधा करेंगे, तो 45 का आधा हाफ कितना हो जाएगा 22.5। तो हमको वो वाला सीएफ के घर में, सीएफ वाले घर में वो वाला देखना है सीएफ जो इससे बड़ा हो और इसके नजदीक हो, सबसे नजदीक हो, इससे बड़ा और इससे नजदीक होना चाहिए। तो देखिए इससे बड़ा कौन है 29, ठीक, ये भी बड़ा है लेकिन इससे नियरेस्ट में देखना है तो 29 होगा, ठीक। तो यही मेरा हो गया मीडियन क्लास, यही हो गया एमसी, मीडियन क्लास। अब यही मीडियन क्लास का बोलता है आपको क्या निकालना है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये हो गया मेरा 20 से 30, ठीक, इसका अपर लिमिट बोलना है। तो कितना होगा अपर लिमिट, ये होता है लोअर, ये होता है अपर। तो अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना निकल गया 30, कितना आ गया 30। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, 30 होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10 हम लोग देखते हैं क्या कहता है। सवाल कहता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स AB एंड CD। मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक, उसके दो कॉर्ड्स हैं, एक है AB एक है CD। ये ले लेते हैं, मान लीजिए ये है मेरा AB, ये AB ले लिए और एगो ले लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ये ले लिए हम AB और एक ले लिए CD, इस टाइप से ये ले लिए AB और एक ले लिए CD। तो ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बोला है O। O क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स AB एंड CD। इफ एंगल BOC, BOC ऐसे बन रहा है, ठीक है। इफ एंगल BOC ये वाला कितना डिग्री 80 डिग्री, BOC 80 डिग्री है, और OA बराबर OD ये वाला, OA जितना बड़ा है उतना ही बड़ा OD है। तो आपको बोलता है देन ट्रायंगल ODA एंड OBCR। तो ODA ये वाला ट्रायंगल और OBC ये वाला ट्रायंगल क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा ये चैप्टर कौन से चैप्टर से है। तो देखिए ये लग रहा होगा आपको देख के कि सर्कल चैप्टर का सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चैप्टर आपका सर्कल का भी कॉन्सेप्ट प्लस ट्रायंगल का, ट्रायंगल चैप्टर 6 का, ये दोनों का मिक्स टाइप का सवाल है, ठीक। एक्चुअली में ये कह सकते हैं कि चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट आपको जानने के लिए पूछा गया है, ऐसा नहीं कि सर्कल के बारे में नॉलेज जानने के लिए पूछा है। ये सवाल जो दिया है एक्चुअली में ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपसे पूछा है कि ट्रायंगल में आप सिमिलैरिटी पढ़े हैं क्या, उसको यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक, उससे ये सवाल है। तो आज देखिए दिए हुए कंडीशन के अनुसार फिगर हम लोग बना लिए। अब हमको चेक करना है क्या होगा। तो बोलता है ट्रायंगल ODA एंड OBC क्या क्या होगा, इक्विलैटरल एंड सिमिलर। तो सबसे पहले इक्विलैटरल होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर एगो एंगल 80 डिग्री है तो 60 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इक्विलैटरल होने के लिए तीनों क्या होना चाहिए 60 डिग्री, एगो हो गया 80 डिग्री, तो ये इक्विलैटरल नहीं है। तो ऑप्शन ए जो बोल रहा है इक्विलैटरल ये सही नहीं, गलत है। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस हो सकता है क्या, तो ध्यान से देखेंगे कि ये वाला तो आइसोसेलेस है। क्यों आइसोसेलेस है, क्योंकि दो गो साइड इक्वल दे रखा है। तो ODA कैसा ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस। तो ये भी आइसोसेलेस हो सकता है क्या, वो चेक करेंगे, ये आंसर हो सकता है।
ई बोलता है आइसोसेलेस एंड नॉट सिमिलर, एक बोलता है नॉट सिमिलर। तो अब हमको चेक करना होगा कि ये आइसोसेलेस है कि नहीं। सबसे पहले देखिए, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। किस रूल से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों बराबर हो गया। अब एक बात हम लोग 9 में पढ़े होंगे कि सेम आर्क के द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पे बने हुए एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा, सेम होगा। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल बराबर होगा, और ये दोनों 80 डिग्री है ही। तो हम लोग पढ़े हैं ट्रायंगल के सिमिलैरिटी रूल में, एंगल एंगल रूल बोलता है, एंगल एंगल रूल कहता है कि अगर दोनों ट्रायंगल के कोई भी कोरोस्पोंडिंग दो एंगल इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। तो ट्रायंगल ओ ए डी सिमिलर हो गए किसके? ट्रायंगल ओ सी बी के। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल ओ डी ए सिमिलर होगा ट्रायंगल ओ बी सी के। ओबीसी के होगा ओडीए। तो सिमिलर तो है ही, कंफर्म हो गया, तो ये पक्का होगा, सिमिलर होगा ही। ये बोल रहा है नहीं सिमिलर होगा तो ये गलत है। ये भी बोल रहा है नॉट सिमिलर, ये भी गलत बोल रहा है, क्योंकि सिमिलर तो हम लोग दिखा दिए और इक्विलेटरल हो नहीं सकता। तो केवल एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी, आइसोसेलेस भी होगा और सिमिलर भी होगा। लेकिन समझिएगा बात, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हम आइसोसेलेस नहीं प्रूव किए हैं, खाली हम इतना जान गए कि सिमिलर है। ठीक, तो ये वाला खत्म हो गया ऑप्शन, ये भी खत्म हो गया। ई इक्विलेटरल नहीं हो सकता इसलिए ये भी खत्म हो गया, तो हम ये आंसर कर दिए। लेकिन अगर हमको कोई बोल दे आइसोसेलेस भी पता करिए कि आइसोसेलेस है दोनों, तो ए को तो आइसोसेलेस दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, ई कैसे होगा? तो हम लोग जैसे प्रूव किए सिमिलर है, तो सिमिलर होने के साथ क्या हो जाता है? कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ये पढ़े है ना कि अगर दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, तो उसके साइड्स क्या होंगे? सेम रेशियो में होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं ओडी बट्टा ओबी किसके बराबर? ओए बट्टा ओसी इसके बराबर। अब आप जान रहे ओडी और ओए बराबर है, दिया हुआ है सवाल में, तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? ओबी बराबर ओसी मिल गया। तो ओबी बराबर ओसी आज हम लोग प्रूव कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि ये भी ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। तो आज पूरा कंप्लीट कर दिए इस क्वेश्चन को हम लोग। पहले तो दिखाए सिमिलर है, सिमिलर होते के साथ ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया, और इक्विलेटरल हो नहीं सकता तो ये भी खत्म हो गया, क्योंकि एक 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री होने से कभी हो ही नहीं सकता इक्विलेटरल। तो ये भी खत्म हो गया, तो बचा था ये ऑप्शन, सही कर दिए थे। सिमिलर खाली कर देने से, मात्र सिमिलर करने से ये ऑप्शन पकड़ा गया था। लेकिन अब आइसोसेलेस भी दिखाना था, तो हम लोग यूज कर दिए, जैसे सिमिलर हुआ साइड सेम रेशियो में हो गया, कट कर दिए तो भी बराबर उसी हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आर। मतलब इस इक्वेशन का जो रूट निकालेंगे तो वो कैसा होगा? बोलता है पहला ऑप्शन इरेशनल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, रियल नहीं होगा, नॉट रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिए, ये एक्चुअली चैप्टर 4 का सवाल है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, क्यूई का सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल। तो हमको ये पता करना है इसके रूट्स कैसे हैं, यही तो पता करना है। मतलब नेचर ऑफ रूट्स में ये सवाल चला गया। नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं? तो बहुत सिंपल तरीका है, डी निकाल के, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालकर हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें 3 केस होता है, 3 केस क्या होता है? केस 1 कि अगर डी मेरा
ये वाला डी डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी। डी जो हम निकाले अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो रूट्स कैसा होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। डी अगर 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होगा। और डी अगर लेस देन 0 आ गया तो रूट्स आर नॉट रियल। ये तीन एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर डी 0 से बड़ा आएगा तो रूट्स रियल होगा और अलग अलग होगा। डी अगर 0 होगा तो रूट्स रियल होगा और इक्वल होगा। और डी अगर नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर आ गया, तो रूट्स रियल नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना है। तो चलिए डी निकालते हैं। तो पहले बी ए सी आपको पता होना चाहिए। तो बी ए सी कैसे निकालते हैं? तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म होता है वो इस तरह का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या हुआ? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां ए 0 नहीं हो सकता कभी। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का नाम ए है, एक्स के कोफिशिएंट का नाम बी है और जो अकेले है वो सी है। तो आज मेरा सवाल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो अब हम यहां से ये दोनों को देख के बता सकते हैं ए बी सी कितना दिया हुआ है। तो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a के जगह हम कितना दिया है 1। x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो b के जगह हम कितना दिया है 1 और c के जगह हम कितना दिया है -1। तो आज हमको पता चल गया a 1 है, b 1 है और c कितना है -1। तो d निकाल लेते हैं। तो d कैसे निकलेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकलेगा। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए में 1 और सी में भी -1। तो क्या निकल गया? 1 प्लस 4। इसका क्या आंसर आया? 5। तो डी मेरा निकला 5। डी कितना आ गया? 5। तो रूट्स क्या होगा? डी अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो क्या होगा? रियल और डिस्टिंक्ट होगा। अलग अलग तो होगा ही, कंफर्म है। रूट्स मेरा कैसा निकलेगा? अलग अलग। तो बोलता है पहला वाला इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, ई डिस्टिंक्ट बोल रहा है तो ये आंसर होगा, हो सकता है। बोल रहा है रियल नहीं होगा, लेकिन डी जब पॉजिटिव आया तो रियल रूट होगा ना, तो ये एक ऑप्शन खत्म हो गया। बोलता है रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, ई भी होने का चांस है। बोलता है रियल एंड इक्वल, इक्वल तो हो नहीं सकता। इक्वल कब होगा? जब डी मेरा आंसर क्या आ जाता है? 0। तो डी मेरा तो 0 आया नहीं तो ये भी नहीं होगा। तो या तो ए आंसर होगा या सी होगा। लेकिन अब ध्यान देना है, अगर डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है डी, तो मेरा रूट्स रियल में भी क्या होगा? रेशनल होगा। लेकिन आज डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं ना। तो 5 जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मेरा रूट्स जो होगा वो रेशनल नहीं आएगा कभी। क्या आएगा? इरेशनल। तो ये भी हो नहीं हो सकता। तो मेरा ऑप्शन ए सही होगा। जो रूट्स निकलेगा वो डिस्टिंक्ट होगा और इरेशनल होगा। तो एक बात एकदम कॉन्सेप्ट के रूप में लिख लीजिए कि यहाँ प्लस एक और चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं कॉन्सेप्ट में, प्लस प्लस ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए ऐड? ये किताब में नहीं लिखा रहता है, लेकिन अलग से अब ऐड कर लेना है हम लोग को कि d ग्रेटर देन 0 आया अगर एंड परफेक्ट स्क्वायर आया, d 0 से बड़ा भी है और परफेक्ट स्क्वायर निकला, देन रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है। यही मेन कॉन्सेप्ट यहाँ छिपा हुआ था कि अगर d मेरा परफेक्ट स्क्वायर आया तो रेशनल होगा, नहीं आया तो इरेशनल होगा। ठीक, d परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया है तो परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव है तो हम कहेंगे क्या चीज होगा? ये रूट्स रेशनल और डिस्टिंक्ट। और अगर मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और डी पॉजिटिव आया है तो इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट।
ठीक, तो ये वाला ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट एकदम इम्पोर्टेंट है, ये वाला ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 12 नंबर सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये आसान उसके लिए है जिसको सारे एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पता है, उसके लिए आसान है, नहीं तो ये सवाल बहुत मुश्किल है। ठीक, अगर थीटा 30 डिग्री है तो आपको पूछा है 3 tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो ये सवाल बहुत आसान है जानने वालों के लिए। कैसे? 3 tan थीटा, थीटा में कितना लेना है 30 डिग्री, तो हो गया 3 tan 30 डिग्री। ठीक, और हमको पता है tan 30 डिग्री का कितना वैल्यू होता है 1/√3। तो कितना आंसर आ गया 3/√3 आंसर। तो आंसर सी हो गया। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं पता रहेगा tan 30 डिग्री कितना है तो नहीं बन पाएगा। ठीक, तो ये बात याद रखिए, ये सारा वैल्यू जितना होता है साइन कोस टेन का 0 डिग्री 30 60 45 90 सब याद कर लीजिए, तब ये सवाल आसान होगा, नहीं तो मुश्किल होगा। तो उसके लिए मान लेते हैं कि अगर नहीं याद हो पाया या कंफ्यूजन हो गया एग्जाम में कि किसका वैल्यू क्या था, तो उसके लिए बहुत जल्दी से ट्रिक देख लेते हैं हम लोग बहुत आसानी से, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे या भूल जाएंगे तो हम लोग जल्दी से उसको एग्जाम में 2 मिनट के अंदर निकाल लेंगे, फट से निकाल लेंगे। ठीक, तो कैसे? तो देखिए, यहाँ लिख लीजिए थीटा, थीटा इधर, ठीक, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख लिए फट से। अब यहाँ लिख लीजिए तीनों, पहला लिख लीजिए साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, और बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे सारा आंसर। ठीक, कुछ मत करिए, जीरो से शुरू करिए, 0 1 2 3 4 लिख दिए। अब 4 से डिवाइड करके अंडर रूट करते जाइए, 4 से सब में डिवाइड करके अंडर रूट करते जाइए, 4 से डिवाइड करके अंडर रूट करते जाइए। तो 0 को जब 4 से डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0। ये डिवाइड नहीं जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 होगा। ये 4 चला जाएगा डिवाइड, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का नहीं निकलेगा तो नीचे में √2 हो जाएगा। ये कट नहीं रहा है तो स्क्वायर रूट 3 का नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा, और 4 का निकलेगा तो 2 हो जाएगा। 4 4 कट गया तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 1। तो हमको पता चल गया बहुत आसानी से कि साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। ये बहुत आसान तरीका है, अगर एग्जाम में भूल गए या याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गए कि क्या होगा इसका वैल्यू, उसके लिए ये ट्रिक है। ऐसे तो आपको याद करके ही रखना है, लेकिन ये कब यूज करना है जब कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम में तब। तो अगर साइन का हमको पता चल गया तो कोस का बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, जस्ट उल्टा से लिखना शुरू कर दीजिए। इधर 1 है लास्ट में, तो शुरू में 1 लिखिए, फिर क्या लिखेंगे √3/2, फिर क्या लिखेंगे 1/√2, फिर क्या आएगा 1/2, और लास्ट वाला यहाँ पहले आ जाएगा 0। जस्ट उल्टा करके लिख देना है, इधर से लिख देना है यहाँ। तो कॉस का भी बहुत आसानी से लिखा गया। अब टेन का लिखना है तो और आसान होगा, ये दोनों को डिवाइड करते जाइए, ऊपर वाला से नीचे वाला डिवाइड कर, ऊपर वाला को नीचे वाला से डिवाइड करते जाइए। क्यों? क्योंकि टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, इसीलिए साइन को कॉस से डिवाइड देते जाएंगे। तो 0 को 1 से डिवाइड दिए तो क्या आ गया 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड देंगे क्या आएगा 1/√3, दोनों सेम सेम है, डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1, और इसको जब इससे देंगे तो 2 2 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा ऊपर √3, और 1/0 करेंगे तो क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग साइन कॉस टेन फट से निकाल लिए, तो कोसेक सेक और कोट भी फट से निकल जाएगा, उल्टा करते जाएंगे तो कोसेक सेक और कोट निकल जाएगा। तो ये ट्रिक है, कब काम कर देगा जब आप कंफ्यूज हो गए, जब याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, तब ये वाला दिमाग लगाना है, इसीलिए ये ट्रिक हम समझाए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 13 नंबर सवाल आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या है 13 नंबर देखते हैं। 13 में कहता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर
एक सॉलिड स्फीयर है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 396/7। तो आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। सॉलिड हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कहना चाह रहा है कि मान लीजिए एक सॉलिड स्फीयर मेरे पास है, एक सॉलिड स्फीयर हमारे पास है, इसका हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 396/7। तो इसको काट के एक बना दिए हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर बना दिए, हेमीस्फीयर बना दिए। और ये सॉलिड है, सॉलिड है का मतलब ये वाला पोर्शन भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr²। ये होता है 3πr²। तो अगर हमको हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जानना है तो क्या जानना पड़ेगा? आर जानना पड़ेगा। पाई तो नॉन है, ठीक, पाई का वैल्यू पता है, लेकिन आर का निकालना पड़ेगा अभी आपको। और वही आर निकालने के लिए ये बात दिया है, वॉल्यूम दिया है आपको सॉलिड स्फीयर का, यही आर निकालने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर वीएस से लिख रहे हैं इसको, वीएस कितना दिया हुआ है 396/7 ये दिया है। तो अब हम लोग वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का वो फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3πr³ इक्वल टू 396/7। अब ध्यान से देखिए, पाई का वैल्यू कितना लेने बोला है 22/7 लेने बोला है। r³ 396/7, 7 कट गया, ठीक, 7 कट गया, 4 से कट गया आपका ये 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, ठीक, कट गया। अब और कटेगा 11 से कटेगा, 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, ठीक, 3 चला गया उधर। तो r³ इक्वल टू 9 इंटू 3। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 2 बार, ठीक। तो r³ 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। तो r क्या हो गया क्यूब रूट 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 बार क्यूब रूट के अंदर, तो क्या निकल जाएगा बाहर 3 बाहर। तो रेडियस मिल गया हमको 3 सेंटीमीटर। ये अब आ गया मेरा 3, तो हम आसानी से रख देंगे यहाँ आंसर, निकल जाएगा मेरा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 3 इंटू 22/7 इंटू r², मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई करिए 22 7 जा, ठीक, करेंगे तो कितना आ जाएगा 594/7 आ जाएगा, ठीक, कर लीजिए।